आज खबरों में बात होगी उत्तर प्रदेश में कैसे अन्याय का जवाब बुलडोजर से दिया जा रहा है। खबर आपको दिखाएंगे कैसे दिल्ली में एक पिता की हत्या कर दी गई, कहां बच्चे का झगड़ा सुलझाने के लिए गए पिता की हत्या हुई और कैसे अस्पताल से चोरी हुआ बच्चा 12 घंटे में ही बरामद कर लिया गया। शहर शहर कैसे रौंद रही है बेकाबू रफ्तार, आपको बताएंगे। दिल्ली में कानून का तमाशा बनाते रीलबाज और जयपुर में क्यों आमने सामने हैं वकील और डॉक्टर। बुलडोजर है ब्रह्मोस जैसा, मतलब अन्याय का खात्मा। लखीमपुर खीरी का मुस्तफा, गंदी हरकत पर बुलडोजर चला। 8 साल की बच्ची से छेड़छाड़, पीले पंजे से हिसाब। फर्रुखाबाद में छात्रा से गैंगरेप, बुलडोजर से दुकानें मटियामेट। रेप के बाद वीडियो बनाया, शिबू सलमान अनस पर धावा। योगी का फरमान साफ साफ, बुलडोजर ही गुनाह का जवाब। जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, बुलडोजर एक्शन उनकी शासन की पहचान बन गई है। बुलडोजर के नाम से बड़े अपराधी खौफ खाते हैं। अब योगी ने बुलडोजर ब्रह्मोस मिसाइल को एक जैसा बताया। योगी ने कहा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। योगी ने कहा कि ब्रह्मोस भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक है, जिससे देश के दुश्मन भय खाते हैं। योगी ने देश के दुश्मनों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने भारत के आन बान और शान पर गुस्ताखी करने का प्रयास किया तो दुश्मन को उसी के ठिकाने पर जाकर मारेंगे और ऐसी मार मारेंगे कि वो चिल्लाता हुआ दिखाई देगा। बुलडोजर को उन्होंने उत्तर प्रदेश की प्रगति और ताकत का प्रतीक बताया। योगी ने कहा कि बुलडोजर अवैध निर्माण गिराने के साथ साथ माफिया प्रवृत्ति को भी कुचलता है। योगी बुलडोजर को यूपी की प्रगति का प्रतीक बता रहे हैं, उसकी एक झलक देखने को भी मिली। यूपी के लखीमपुर खीरी में 6 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी के आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। पुलिस ने इस मामले के आरोपी सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया। उसके ऊपर पॉक्सको एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही सद्दाम जिस नाई की दुकान पर काम करता है, प्रशासन ने उसे बुलडोजर से गिरा दिया है। ये मासूम अपनी मां की दुकान पर गई थी, उसकी मासूमियत का फायदा उठाते हुए सद्दाम ने उसके साथ छेड़खानी की। जब मां दुकान पर आई तो बच्ची ने सारी बात मां को बताई। इसके बाद मां ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। वहीं गुस्साए लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों की नाराजगी के बाद प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा और सद्दाम की दुकान को जमींदोज कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। क्या नाम है आपका, क्या प्रकरण हुआ है? मेरा नाम पुनीत गुप्ता है और प्रकरण ये है कि यहाँ पे नगर पालिका रोड के सामने यहाँ पे एक नाई की दुकान है जिसपे लड़का काम करता था, सद्दाम हुसैन नाम था। बीते 2-3 दिनों से सद्दाम हुसैन एक 8 साल की बच्ची जिनके पोस्ट में कॉस्मेटिक की दुकान है, वहाँ पे लल्लू नाम के व्यक्ति इनकी बेटी है 8 साल की, उस बेटी को उसने गलत तरीके से छुआ और उसके बाद वो प्रकरण 2-3 दिन हो जाता रहा। कल बेचारी बेटी जो परेशान हो गई, उसके कई जगह पे छुआ गया तो बेचारी रो के उसने बताया अपने मम्मी पापा को कि मम्मी पापा बेटा ऐसा हुआ है और आप दुकान हटाइए यहाँ से। तब यहाँ पे आके हिंदुओं को पता चला, जाके उन्होंने फिर हंगामा किया। उसके बाद हम लोग कोतवाली गए। उसके बाद उस लड़के को जो कि मुस्लिम था और उस लड़के को पकड़ा गया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और उस पर विधिक कार्रवाई की गई, जो कि अभी भी कोतवाली में इसमें FIR वगैरह हो चुकी है। और उसके बाद आज जो कार्रवाई हो रही है उस बंदे की दुकान को हटाया जा रहा है बुलडोजर के। वहीं यूपी के फर्रुखाबाद में भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। यहां प्रशासन ने गैंगरेप के आरोपियों के अवैध कब्जे को हटाया है। उनकी अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला है। उन तीनों आरोपियों शिबू सलमान और अनस के खिलाफ एक कोचिंग छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर गैंगरेप करने और वीडियो बनाकर धमकी देने का आरोप है। मामला 5 महीना पुराना है। सितंबर 2025 में हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया था। बाद में पुलिस जांच में पता चला कि आरोपियों ने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण पर अवैध रूप से प्रॉपर्टी बनाई है। इसके बाद बुलडोजर चलाने का फैसला हुआ। इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात थे।
सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के शासन के स्पष्ट निर्देश हैं। उसी क्रम में कंपिल में 3 जगहों पर जो ग्राम सभा की ज़मीन, नगर पंचायत की ज़मीन पर अवैध कब्जा करके बाउंड्री बनाकर, दुकान बनाकर, कंप्यूटर सेंटर बनाकर कुछ लोग अवैध कब्जा किए थे और कुछ सामाजिक रूप से निंदनीय कार्यों में भी लिप्त थे। उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर भी दर्ज हुआ है और ये दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस खबर पर जुड़ गए हैं। विशाल, न्याय का प्रतीक अदालत होनी चाहिए या न्याय का प्रतीक बुलडोजर होना चाहिए? इस वक्त जिस तरह से बुलडोजर ब्रांड तैयार हो रहा है, कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। देखिए मीनाक्षी, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की 2017 से सरकार आई है, तब से लगातार बुलडोजर का इस्तेमाल माफियाओं के हौसलों को तोड़ने के लिए, अवैध कब्जों को हटाने के लिए और दुर्दांत अपराधियों पर लगातार कार्रवाई करने के लिए किया जा रहा है। और इसी क्रम में अगर लखीमपुर खीरी की घटना की बात कर लिया जाए, जहां एक मासूम के साथ छेड़छाड़ का आरोपी के घर पर बुलडोजर चलता है, वहीं फर्रुखाबाद में जो गैंगरेप के आरोपी होते हैं उनके घर को भी बुलडोजर जमींदोज करता है। और जांच में मीनाक्षी ये पाया गया था कि जो दुकान तोड़ी गई लखीमपुर में या जो अवैध कार्रवाई के खिलाफ कार्रवाई हुई है फर्रुखाबाद में, दोनों ही जगह आरोपियों के जो घर है, जो दुकान है, वो अवैध कब्जे करके बनाई गई थी, सरकारी जमीन पर बनाई गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की है, बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, सरकार ने, प्रशासन ने की है। और सरकार का हमेशा ये मत होता है कि अगर इस तरीके की कोई भी कार्रवाई होती है तो उसका सीधा व्यापक पैमाना होता है कि अगर आपने किसी भी जमीन को गलत तरीके से कब्जा किया है तो सरकार के पास ये विशेषाधिकार होता है कि आपकी ऐसी प्रॉपर्टीज को वो जमींदोज कर सकती है। रही बात इस पूरे मामले की कोर्ट में जाने की, तो सरकार हर मामले को कोर्ट में अपनी पैरवी करती है, हर मामले को कोर्ट में लेके जाती है, लेकिन चूंकि ये सरकार का विशेषाधिकार होता है। बुलडोजर पर कितने भी सवाल क्यों ना खड़े हो जाएं उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये योगी का बुलडोजर है, यह अवैध अतिक्रमण पर चलता है और उस कब्जे को छुड़ाने में कामयाब भी होता है। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई पीएम मोदी से मिले हैं। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों के बीच में मुलाकात हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हैदराबाद हाउस में दोनों की मुलाकात हुई है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड के बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ मुलाकात कर रहे हैं, नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के लिए जो नए रास्ते हैं वो खोलने का काम कर रहे हैं, उसी के बीच ये तस्वीर भी काफी अहम हो जाती है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से मुलाकात की है। अब बात पटना के नीट छात्रा मौत मामले की। इस मामले के गुनहगारों तक पुलिस या सीबीआई नहीं पहुंच पाई है। छात्रा के माता पिता को अब तक इंसाफ नहीं मिला, लेकिन धमकी उन्हें बराबर आ रही है। नीट छात्रा के परिवार को जहानाबाद में अपराधियों ने चिट्ठी के जरिए धमकी दी। इस चिट्ठी में लिखा है कि सबको मारेंगे। पटना में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा की यौन उत्पीड़न के बाद संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। इस मामले पर बवाल मचा तो बिहार सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन इसी के साथ छात्रा के परिजनों को धमकियां भी मिल रही हैं। कल उनके घर में कागज का टुकड़ा फेंका गया था जिस पर लिखा था कि तुमने अपनी बेटी को खो दिया है और अगर तुम नहीं माने तो तुम अपने बेटे को भी खो दोगे। इससे पहले शनिवार को भी इसी तरह की धमकी भरा मैसेज आया गया। छात्रा के परिवार ने इस बारे में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पीड़ित के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। जहानाबाद पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। तो ये तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। जो चिट्ठी दी गई है वो चिट्ठी इस वक्त आपके सामने है। ये धमकी भरी चिट्ठी है जिसमें साफ तौर पर लिखा है, ज्यादा मत बनो, सबको मारा जाएगा, सभी को जान से मार देंगे। तो पर्ची लिखा गया है। 2-3 दिन पहले पर्ची आया था, दोबारा आज भी पर्ची लिखा गया है। पर्ची में क्या लिखा था फिर से बता दीजिए। पर्ची में लिखा गया है कि बेटी तुम्हारी बेटी की जान चली गई है तो बेटा को जान से मार देंगे। और दोनों का सिग्नेचर लगता है सेम है, देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या लगता है? तो जान खतरे में है, देख रहे हम बहुत काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कौन लोग हैं जो गांव में आके इस तरह से कर रहा है? क्या पता, अब तो प्रशासन को पता करना है कि कौन लोग हैं। इसकी सूचना प्रशासन को हाँ, पहले ही हम लोग दे चुके हैं।
देखिए, इस बीच सीबीआई की टीम इस गुत्थी को सुलझाने के लिए लगातार साक्ष्य जुटा रही है। इसी सिलसिले में सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम दूसरी बार छात्रा के गांव पहुंची और परिजनों से लंबी पूछताछ की है। सीबीआई पटना के चित्रगुप्त नगर थाने के दारोगा से 3 घंटे पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई की टीम 2 बार स्पॉट पर विजिट भी कर चुकी है। सीबीआई इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। नीट की छात्रा की मौत कैसे हुई, किन हालातों में हुई, क्या संदिग्ध था, क्योंकि परिवार वालों के जो आरोप हैं वो बड़े संगीन हैं। परिवार वाले कह रहे हैं कि बेटी के साथ गलत काम हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। और इस मामले में नया एंगल उस वक्त आ गया जब ये एक चिट्ठी जो है धमकी भरी वो परिवार को मिली है। नीतीश चंद्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, बताइए जरा, सीबीआई की छानबीन कहां तक पहुंची है और ये जो धमकी भरी चिट्ठी मिली है इसके बारे में क्या जानकारी प्राप्त हुई है? जी हाँ, बिल्कुल ये हैरान करने वाली बात है कि जिस मामले की सीबीआई जांच कर रही है, जिस मामले को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, उस मामले में कोई लगातार धमकी दे रहा है। और ये दूसरी बार धमकी भरा जो पर्चा है उनके किचन की खिड़की से मिला है। तो पुलिस भी हैरान है और जाहिर है इसकी जांच की जा रही है। परिवार के लोगों ने शक जाहिर किया है कि किसी ग्रामीण की ये करतूत हो सकती है। फिलहाल पुलिस इस मामले को देख रही है। और दूसरी तरफ जो सीबीआई जांच का मामला है, जो नीट छात्रा की मौत हुई, उस मामले में भी सीबीआई अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच चुकी है। कल पुलिस ने छात्रा के भाई का मोबाइल जो है वो उससे लिया है। मोबाइल किसी दुकानदार के पास बनने के लिए भाई ने लिया था, फिर वहां पर पुलिस गई, वहां नहीं था, एक पान की दुकान में रखा हुआ था, वहां से सीबीआई ने अपने पास ले लिया है। तो सीबीआई लगातार गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है। वक्त लग सकता है। इससे पहले जब एसआईटी जब जांच कर रही थी उस समय भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका था। तो लगातार ये मामला अभी उलझाई हुआ है। अब देखना है कि सीबीआई इसे कैसे सुलझा पाती है। शुक्रिया आपका नीतीश, तमाम जानकारी के लिए। पटना के फुलवारी शरीफ में भी एक छात्रा की मौत की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। इसके बाद पुलिस ने कल कोचिंग की छत से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। कोचिंग बिल्डिंग की छत से छात्रा के वजन के बराबर पुतला फेंका गया। इस दौरान एफएसएल की टीम और सीनियर अधिकारी मौजूद थे। छात्रा की मौत की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। गिरे जहां लड़की गिरी थी, कुछ बगल में गिरे। ये तो एफएसएल का मामला है। एफएसएल जो एफईजी गिराए गए हैं लगभग उतने ही वजन के जो मृतका थे, तो वो अपने हिसाब से किस एंगल से वो गिराएगी वो एफएसएल तय करेगी, उसने गिराया है। लेकिन जो उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन रहेगा, क्या फाइंडिंग्स वो रहेगी, पुलिस के साथ उनको शेयर किया जाएगा। उसके आधार पर हम लोग अपने अनुसंधान में जजमेंट लेंगे कि क्या परिस्थितियाँ उस समय रही होंगी। बेसिकली इसको क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। यहाँ पर मकसद यही है कि क्या स्वयं वो गिरी हैं या किसी ने उनको धक्का मारा है या और भी सिंगल इम्पैक्ट था या मल्टीपल इम्पैक्ट था। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने फ्रेम किए हैं, वो उनको दिए, उनके जवाब वो हमें देंगे। एक शब्द में इसको समझना हो तो एक क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। तो 4 पुतले की जरूरत क्यों पड़ती है और ठीक उसी के वजन के भी पुतले होते हैं? हाँ, डिफरेंट एंगल्स से इसको समझना होता है कि जैसे कंडीशन ए, कंडीशन बी, कंडीशन सी, डी, इस तरह से वो होता है। वो अनुसंधान का विषय है। जब हम फाइंडिंग्स आएंगे तो हम लोग उसको शेयर करेंगे आप लोग। इधर छात्रा के परिजन हत्या का शक जता रहे हैं। परिजनों का कहना है कि उनकी बच्ची की हत्या की गई है। परिजन आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। ये सब कोई तनाव में नहीं है। कितनों कोई कहेगा तो ये सब कोई हंसते खेलते गया है और कोई तनाव में नहीं था। 2 तल्ला सीढ़ी पर धर लिया, वही सब लड़कन है। कातिल गार्ड भी सब जान रहा है, ऐसा बात नहीं कि गार्ड नहीं जान रहा है। पब्लिक मूवमेंट में गछ लिया है, आज प्रशासन के सामने नहीं गछ रहा है। हाँ, कोचिंग किस तल्ले पे है? दूसरे तल्ला पर, पहला तल्ला पर। और ये कूदी 7th पे। तो सीसीटीवी में ये जो जाती हुई दिख रही है, तो उसमें क्या दिखा है? उसमें तो लड़की अकेले जा रही है ऊपर। तो उसमें जा रहा है अकेले। क्यों जा रही है? ऊपर कहाँ जा रही है? ऊपर कैमरा नहीं है, नीचे ही जा। ऊपर कैमरा रहता तब तो इतना हमरा तोरा कहने का कोई जरूरत नहीं था, तो सब सीसी कैमरे दिखा देता। पटना के फुलवारी शरीफ में इसी बिल्डिंग के ऊपर से लड़की गिर गई, उसकी मौत हो गई। लेकिन मौत कैसे हुई ये पता नहीं चल सका। लड़की को किसी ने धक्का दिया या फिर वो खुद से कूदी, और इसलिए लड़की के वजन के बराबर के पुतले को लाया गया है और उसको गिरा कर देखा जाएगा ये पुतला कहाँ गिरता है। जिस जगह लड़की गिरी थी उसके आसपास गिरता है या उससे दूर गिरता है, और इसलिए पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि ये लड़की की मौत कैसे हुई
और इसलिए आप देखिए ठीक लड़की के वजन के बराबर के पुतले को वहां रख दिया गया है और ये पुतला अब नीचे गिराया जाएगा। नीचे एक 3D कैमरा भी लगा हुआ है जो पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर रहा है और इसके आधार पर पुलिस ये विश्लेषण करेगी कि आखिर ये मौत कैसे हुई होगी। हालांकि जो अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें किसी तरह के दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने अब तक जितने लोगों से पूछताछ की है उनके बयानों से भी पुलिस को ऐसा कोई संदेह नहीं। देखिए पुतला नीचे गिर गया और ये पुतला जहां गिरा है वो घटना स्थल के बिल्कुल सटा हुआ है। जो ईंटें आपको नजर आ रही हैं वहां पे लड़की गिरी थी, लेकिन पुतला उसके ठीक बगल में गिरा है। और यहीं पर एक कैमरा जो लगाया है एफएसएल की टीम ने, वो एफएसएल की टीम ने जो कैमरा लगाया है ये 3D स्कैनर है और इसमें 3 डायमेंशनल ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसको रिकॉर्ड किया गया है। 3 साल का बच्चा। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां बेटे के झगड़े में बीच बचाव करने आए पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने 35 साल के उमरदीन के सीने में गोलियां दाग दी। उमरदीन के नाबालिग बेटे का कुछ युवकों से विवाद हो गया था। जब बेटे ने अपने साथ मारपीट की बात फोन पर बताई तो उमरदीन मौके पर पहुंचे। इसी दौरान आरोपियों ने फायरिंग कर दी। इसमें उनकी मौत हो गई। घर में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जब लड़की ऊपर जा दिल्ली के नंद नगरी में एक व्यक्ति की सरेआम गोली मार करके हत्या कर दी। 35 वर्षीय उमरदीन कल शाम को अपने बेटे के नाबालिग बेटे के झगड़े का बीच बचाव करने के लिए यहां पर पहुंचे थे। एक स्कूल है नंद नगरी का जहां पर ये झगड़ा चालू था, जिसके बाद उनके नाबालिग बेटे ने उनको फोन करके जानकारी दी, जिसके बाद वो यहां पर पहुंचे और बीच बचाव करने का प्रयास किया तो वहां बदमाशों ने 2 फायरिंग हवा में करने के बाद एक गोली सीधा उनके सीने में उतार दी, जिसके बाद वो जख्मी हो गए। घायल अवस्था में उमरदीन को जीटीबी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। बताया ये जा रहा है कि कल उनका 15 वर्षीय बेटा पास में ही ट्यूशन पढ़ने गया था B2 ब्लॉक में। जब वो वापस ट्यूशन से आ रहा था तो यहाँ A ब्लॉक में एक स्कूल के पास उसने देखा कि कुछ लड़के उसके दोस्त को परेशान कर रहे हैं। उसने अपने दोस्त को बचाने का प्रयास किया तो उन लड़कों ने उसे भी मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने फोन करके इस बात की जानकारी अपने पिता को दी, जिसके बाद उमरदीन यहाँ पहुंचे और उन्होंने बीच बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने सीधा गोली उनके सीने में उतार दी, जिसके बाद वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। उमरदीन के घर में 4 बेटियां हैं और एक बेटा है। उमरदीन ड्राइवर का काम करते थे। उनका बेटा जब ट्यूशन से वापस आ रहा था तो कुछ लड़के उसके दोस्त को मार रहे थे। जब बेटे ने बीच बचाव किया तो उसकी भी पिटाई कर दी। इसी विवाद में उमरदीन की जान चली गई। अब उनकी पत्नी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रही है। उसी दिन के बच्चे उनकी नवा लड़ाई हो रही थी और तो है ना इसको भी रोक लिया वहां से कि ये इसी दिन का बच्चा है, इसमें भी रोको। जो भी मेरा बच्चा भी अभी डरा हुआ है तो है ना इसे भी बहुत मारा। फिर इसने अपने पापा को फोन किया, बहुत मारा उन्होंने कि पापा जल्दी आ जाओ, मुझे इन्होंने ना बहुत मारा है। तो मैं और उसके पापा वहाँ पर गए तो बहुत भीड़ लग रही थी वहाँ पर। फिर हमने जैसे इसके पापा ने इसको देखा ना, उसके ना खाली पेंट छोड़ के उसे इतना मार रखा था कि ना उसकी शर्ट वेट भी नहीं थी, बस खाली पेंट पहनने की थी। तो कह रहा पापा देखो मुझे बहुत मारा। हम इनके चलो चल के उससे बात करते क्यों मारा उसने। तो हम जैसे उसके घर पे गए ना, उसके जहाँ वो भीड़ हो रही थी स्कूल के पास, तो वो भीड़ ना इधर उधर हो गई सब और घर वो भाग के ना एकदम गोली, हम जैसे उसकी गली के पास भी पहुंचे ना तो उसने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना चालू कर दी। एक बार ये नहीं पूछा क्या बात है क्या नहीं, एक बार भी नहीं पूछा और उसने गोलियां चलाना चालू कर दी। अभय पराशर दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इस मामले में पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है अभय? देखिए पुलिस इस पूरे इलाके के कई सारे सीसीटीवी कैमरे हैं जिसमें हमलावर नजर आ रहे हैं, उनको पहचान करने की कोशिश की जा रही है। ये पता चला है कि पहले से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, आपसी इनका झगड़ा हुआ, लेकिन उसी दौरान जब
पिता मौके पर पहुंच गए तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके पीछे यह भी बताया जा रहा है कि पहले से इन लड़कों ने एक प्लानिंग की थी कि इनके परिवार से बदला लेना है। किसी छोटी सी बात पर इनकी रंजिश पिछले लगभग 1-1.5 साल से चल रही थी। कल मौका पाते ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हालांकि जो पिता हैं वो बीच बचाव करने के लिए पूरे मामले को समझौता करवाने के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन हमलावरों ने पिता पर ही गोली चला दी। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और अब सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से, ह्यूमन इंटेलिजेंस के हिसाब से इन आरोपियों की तलाश की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया अभय आपका इस जानकारी के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर है जो दिल्ली के रोहिणी से आ रही है। दिल्ली के रोहिणी में अस्पताल से चोरी हुए 2 दिन के नवजात को दिल्ली पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। नवजात के अपहरण मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए बच्चा चोरी होने के 12 घंटे के अंदर ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से बच्चे को बरामद कर लिया। इस मामले में महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बच्चा चोरी गैंग से जुड़े 2 संदिग्धों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे रोहिणी में एक पीसीआर कॉल के जरिए नवजात के चोरी होने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद एक्शन में आई दिल्ली पुलिस की टीम ने महज 12 घंटे के अंदर आरोपियों को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से धर दबोचा। बच्चा चोरी कर आरोपी उन्नाव ले जा रहे थे। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अस्पताल में भर्ती महिला ने 14 फरवरी को बेटे को जन्म दिया था, जिसके बाद एक अनजान महिला ने नवजात की मां से दोस्ती बढ़ाकर इस वारदात को अंजाम दिया और ये बच्चा लेकर फरार हो गई। सुबह 9 बजे कॉल आई कि बीएसए हॉस्पिटल से एक न्यूली बॉर्न बेबी जो कि 14 तारीख को डिलीवरी हुई थी, तो उस न्यूली बॉर्न बेबी को किसी ने किडनैप कर लिया है। तो 9 बजे सूचना आने के बाद ये रोहिणी, नॉर्थ रोहिणी थाने की टीम जो आपके सामने है यहाँ पे, ये लोग सारे एक्टिव हो गए और इस मसले में जो ज़रूरी तफ्तीश और टेक्निकल सर्विलेंस और वो सारी जो चीज़ें करनी थी उसके मदद से इन्होंने शाम तक एक्यूज को अरेस्ट कर लिया है मेरठ एक्सप्रेसवे से और बच्चे को भी रिकवर कर लिया है। मैं इस मसले में यही कहना चाहूँगा कि किसी अनजान व्यक्ति पे भरोसा ना करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि 2-3 दिन में आपका कोई विश्वास इतना जीत ले कि आप बच्चे को सौंप दें, क्योंकि इस मसले में यही हुआ। 5 बजे सुबह ये एक्यूज लेडी जो है 40 ईयर ओल्ड, इसने कहा कि मैं बच्चे को संभालती हूँ, आप आराम कर लो। तो बच्चे की जो मदर है वो सो गई, वो 8 बजे उठी और 8 बजे उठी उसने अपने तौर पे, फैमिली ने तलाश की तो जब कहीं नहीं मिला और ये लेडी भी नहीं मिली, एक्यूज लेडी, तब पीसीआर कॉल की गई। तो 2 दिन में किसी पे इतना भरोसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब खबर ग्रेटर नोएडा की। नोएडा एक्सटेंशन के बिफरख इलाके में हॉर्न बजाने को लेकर विवाद हुआ और विवाद के बाद थाने के बाहर जमकर बवाल हो गया। लोगों के हंगामे के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल बेसबॉल बैट, डंडा सब बरामद हुआ। मामला 14 फरवरी का है, जब आम्रपाली लेजर पार्क सोसाइटी के पास वेदांत और आयुष अपनी 2 बहनों के साथ कार चला रहे थे। रास्ते में शाहरुख, अजीम और उनके कुछ साथी अपनी गाड़ी लेकर खड़े थे। वेदांत और आयुष ने हॉर्न बजाकर गाड़ी हटाने के लिए कहा। जब दबंग नहीं हटे तो अपनी गाड़ी साइड से निकाल ली। इसके बाद दबंगों ने उनकी गाड़ी का पीछा किया, उन्हें गाड़ी से निकालकर बेसबॉल बैट और डंडों से पीटा। मारपीट में वेदांत गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दोनों लड़कियों को भी चोटें आई हैं। इस घटना की जानकारी जब हिंदू संगठनों को मिली तो उन्होंने बिफरख थाने के बाहर जमकर बवाल किया। इसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने शाहरुख और अजीम दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर मुंबई से है, जहां कल लीलावती अस्पताल में भर्ती मशहूर राइटर और सलमान खान के पिता सलीम खान पर थोड़ी देर में मेडिकल बुलेटिन जारी होने वाला है। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें कल मुंबई की लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनसे मिलने सलमान खान, अरबाज खान समेत अर्पिता खान पहुंची। इसके अलावा सलीम खान की दोनों पत्नियां सलमा और हेलेन भी अस्पताल पहुंची। संजय दत्त समेत कई फिल्मी सितारे भी हॉस्पिटल पहुंचे। इस मामले में सलीम खान के परिवार ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। जावेद अख्तर कल भी अस्पताल गए थे, आज भी वो लीलावती अस्पताल पहुंचे हैं। सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी सलीम जावेद के नाम से मशहूर रही है और दोनों ने मिलकर हिंदी सिनेमा को कई सुपरहिट और यादगार फिल्में दी हैं, जैसे शोले, जंजीर, दीवार, डॉन फिल्मों की दमदार कहानियां इन दोनों ने ही लिखी हैं। थोड़ी ही देर में सलीम खान का जो मेडिकल बुलेटिन है वो जारी होने वाला है। दिनेश मौर्य हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिनेश, क्या अपडेट मिल रही है सलीम खान की तबीयत के बारे में? कितनी देर में मेडिकल बुलेटिन जारी होगा?
देखिए लीलावती अस्पताल के जो सबसे वरिष्ठ डॉक्टर है डॉक्टर जलील पारकर, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि प्रोसीजर अभी भी जारी है, इसलिए जो देरी हो रही है उसके लिए वो क्षमा चाहते हैं और जैसे ही मेडिकल हेल्थ बुलेटिन तैयार हो जाएगा उसे मीडिया के साथ साझा किया जाएगा। लेकिन एक बात उन्होंने ज़रूर कही कि जो सलीम साहब है वो फिलहाल स्टेबल है, उन्हें इमरजेंसी कंडीशन में यहाँ पर लाया गया था, उनका इलाज चल रहा है, इस समय वो आईसीयू में भर्ती है। कुल 4 डॉक्टर्स की टीम जो है वो उनके लगातार उनके सेहत को मॉनिटर कर रही है। जो डॉक्टर्स उनके इलाज कर रहे हैं उनके नाम उन्होंने साझा किए, डॉक्टर विनय चौहान, इसके अलावा डॉक्टर अजीत मेनन, डॉक्टर नितिन डांगे और इसके अलावा डॉक्टर विनीत अहलुवालिया। तो ये वो 4 डॉक्टर्स हैं जो इस समय लगातार पिछले 24 घंटे से उनके हर मेडिकल अपडेट्स पर नज़र बनाए हुए हैं और जो जो ज़रूरी ट्रीटमेंट है वो किया जा रहा है। इसके अलावा जो पूरा खान परिवार है वो कल से ही यहाँ पर लगातार मौजूद है। खास तौर पर सलमान जो उनके बेटे हैं वो बारी बारी यहाँ पर आ रहे हैं, रुक रहे हैं, इस मुश्किल घड़ी में पिता का साथ दे रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं। और सलमान खान लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, अपने पिता के सबसे ज़्यादा वो करीब थे और ऐसे में आज जब जिस कंडीशन में उन्हें लाया गया, राहत की बात यही है कि वो पूरी तरह से स्टेबल है। फैंस दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सलीम खान ठीक होकर यहाँ से डिस्चार्ज हो जाए। जी कोई अंदाजा या कोई जानकारी जो आपको मिल पाई हो, क्योंकि देखिए एक उम्र जनित समस्याएं भी होती हैं जो उम्र बढ़ने के साथ साथ किसी भी व्यक्ति में हो सकती हैं और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो शरीर में जैसे बीपी, थायराइड, शुगर, इस तरीके की परेशानियां होती हैं। सलीम खान को हमने हमेशा से देखा बड़े फिट, बड़े तंदुरुस्त, हमेशा वॉक करने जाना, हमेशा अपने दोस्तों के साथ बातचीत। बांद्रा में चूंकि उनका घर है तो वहाँ के लोगों के बीच में अक्सर वो देखे जाते रहे हैं। उनकी तबीयत क्यों बिगड़ी, कैसे बिगड़ी, क्या कोई जानकारी आपको मिल पाई? देखिए प्राथमिक जानकारी के अनुसार एज रिलेटेड जो आमतौर पे किसी भी व्यक्ति को समस्याएं होती है वो भी उनको हो रही थी। वो प्रतिदिन अपने घर से जाते थे वॉक करने के लिए, लेकिन कल सुबह सुबह उन्हें इमरजेंसी हालत में यहाँ पर लाया गया था, इन्हें यहाँ एडमिट कराया गया। उन्हें प्राथमिक जांच करने के बाद इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती करने का फैसला जो है डॉक्टर्स ने लिया। प्राथमिक जांच के बाद जब वो थोड़ा स्टेबल हुए तब उसके बाद उसकी जो जानकारी है वो मीडिया से साझा की गई है। एग्जैक्टली उन्हें क्या परेशानी है, क्या स्वास्थ्य समस्याएं हैं, इसको लेकर परिवार की तरफ से एक अपील की गई है कि उसकी जो जो जानकारी है वो मीडिया के साथ साझा ना किया जाए, उसे वो अपने पास रखना चाहते हैं। तो जब तक परिवार की तरफ से नहीं कहा जाएगा डॉक्टर्स को कि आप मीडिया से उनके एज रिलेटेड जो इश्यूज है या जो भी उन्हें बीमारी है या जो तकलीफें हो रही है स्वास्थ्य को लेकर वो साझा न किया जाए, तब जी तक बिल्कुल। दिनेश, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, जैसी मेडिकल बुलेटिन आती है हम दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया।